मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष श्री त्र्यंबक तिवारी जी, जिनकी अगुवाई में आप लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा संगठन के एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता, चाहे मेरे बूथ के, चाहे शक्ति केंद्र के, चाहे मंडल के, चाहे जिले के, चाहे क्षेत्र के, और चाहे अभी जो कार्यकर्ता के रूप में कर रहे कार्य, चाहे मोर्चों के, सभी का मैं हृदय से बनकर अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आप सब जानते हो, मैं पहले कार्यकर्ता हूं, बाद में डिप्टी सीएम हूं। ये सबको ध्यान में रखें। इस लोकसभा के प्रभारी के रूप में लगातार आपके बीच में कार्य करने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू जी, हमारे लोकसभा के संयोजक और यहीं से प्रत्याशी रहे, बहुत थोड़े अंतर से चूक गए, लेकिन आने वाले समय में इसी लोकसभा के चुनाव में 2017 का भी बदला लेना है और 2022 का भी बदला लेना है। हमारे अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी आदरणीय श्री हरिओम पांडे जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनायक वर्मा जी, हमारी पूर्व विधायक आदरणीय संजू देवी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गण श्री कपिल देव वर्मा जी, शिवनायक वर्मा जी, हमारे आज के इस ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम की व्यवस्था जिनके कंधों पर है, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष श्री विजय विश्वकर्मा जी, हमारे श्रीमान राम प्रकाश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष ज्ञान सागर सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य वर्तमान, निवर्तमान और भावी जो भी जनप्रतिनिधिगण सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्रों, 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक है। गरीबों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला, नौजवानों के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाला है, बड़े बुजुर्गों के सम्मान में समर्पित रहने वाला यह चुनाव है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो नए संसद भवन में 2023 में कानून बन चुका है, आने वाले समय में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां देश की संसद में भी, देश के विधानसभा में भी 33% चुन करके जाने वाली ऐसी देवियों के लिए समर्पित यह ऐतिहासिक चुनाव। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबसे मेरा सवाल है, बताइए देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ दांत बताओ, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इधर वाले में बताओ, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक गरीब कल्याण का काम हुआ है कि नहीं हुआ? जरा हाथ दांत बताओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? दोनों हाथ दांत बताओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जब सरकार बनाई, कमल का फूल खिलाया, तो 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना कि नहीं बना? दोनों हाथ का बना कि नहीं बना? जम्मू कश्मीर से 370
जिसे सपा कांग्रेस गठबंधन ने वहां लगाने का काम किया तो वो 370 हटी की नहीं हटी। आतंकवादी हमले जब कांग्रेस सरकार में होते थे, सपा बसपा से के समर्थन वाली सरकार में होते थे, तो भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता था। लेकिन 56 इंच के सीने वाले के हाथ में जब देश की बात हो रही, 2 आतंकवादी हमले हुए। पहले पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे सेना के जवानों को, हमारे नागरिकों को मारते थे। अब भारत की सेना अगर आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से आर्डर था सेना को, हमारे आपके ही गांव के, मोहल्ले के, परिवार के कोई ना कोई सदस्य सेना में होकर पूछ लेना। दिल्ली से आर्डर रहता था कि पाकिस्तान की ओर से गोली चले तब तक भारत का कोई सैनिक गोली नहीं चलाएगा जब तक दिल्ली से आर्डर नहीं दिया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 में सरकार बनाई। इस आर्डर को मोदी जी ने फाड़ करके फेंक दिया और सेना को आदेश दिया, पहली गोली मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक करके देना। बताइए दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या रामलला का मंदिर बनता? क्या 370 हटती? क्या 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलता? क्या 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता? क्या फ्री में मिलता? क्या हर घर नल से जल पहुंचता? क्या अमीर आदमी के घर में चाहे जितनी सुविधा हो, लेकिन गरीब आदमी के घर में क्या शौचालय बन जाता? क्या बिजली लग जाती? क्या गैस का कनेक्शन मिल जाता? क्या आयुष्मान भारत का कार्ड बन जाता? क्या ये गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। एक पिछड़े वर्ग की माँ की कोख से जन्म लेने वाला, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सारे विरोधी मिलकर के उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते। आप बताओ, क्या उस गरीब माँ बाप के बेटे को, जिसने देश की सेवा में तन समर्पित, मन समर्पित हो या जीवन समर्पित जी चाहता है भारत में, और हे भारत के मेरे परिवारजनों, मैं तुझे इनमें कुछ और भी दूं। 18 घंटे से अधिक जो देश की सेवा में समर्पित रहता है उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। हटाने दोगे क्या? दोनों हाथ आगे तो हटाने दोगे क्या? विपक्षियों से पूछो कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है? कहते मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना। उनको ये मालूम नहीं है मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इन विपक्षी नेताओं ने बैठाया है क्या? देश के गरीबों ने बैठाया है, किसानों ने बैठाया है, नौजवानों ने बैठाया, माताओं बहनों ने बैठाया है। अगर वो बैठाए रखना चाहती हैं तो तुम्हारे पुरखे भी उतर आएंगे तो मोदी जी को नहीं हटा सकते। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आप सबको मैं अपील करना चाहता हूं, याद करिए, सपा बसपा की उत्तर प्रदेश की सरकार, देश में कांग्रेस की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, याद करना, मैं आपको याद दिलाऊं, दिल्ली में संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी जी बोले कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके पास भेजते हैं पहुंचता है। बताओ कहे थे कि नहीं कहते? आप में से जो किसान सम्मान निधि पाते होंगे, मोदी जी 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं, 2000 पहुंचता है कि 15% पहुंचता है? बताओ, 2000 उठा के कोई दलाली हो पाती है क्या? 10 साल में मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में
जिनका बैंक खाता नहीं था उनका खुलवा करके 52 करोड़ बैंक खाता खोला, 34 लाख करोड़ भेजा। आज एक ईमानदार गरीब मां बाप का बेटा प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, इसलिए 34 लाख का 34 लाख करोड़ आपके पास आया। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो 5 लाख करोड़ आपके पास आता। 29 लाख करोड़ रुपया ये डकैत आपका हक्का लूट करके खा जाते। अब मोदी जी ने इन डकैतों को डकैती डालने से रोक दिया। इन भ्रष्टाचारियों गिरोह के लोगों की जांच कराना शुरू कर दिया कि तुमने जितना भी देश को लूट करके खाया है मैं जांच कराऊंगा, और जितना लूटा गया माल है वो सब बरामद करूंगा, और जितना लूटा गया माल है भ्रष्टाचार करके जो तिजोरी में रखा गया है, जो नोटों का पहाड़, सोने की सिल्लियों की बड़ी बड़ी कोठरियां, बड़े बड़े जमीन जायदाद के कागजात, आज छापा पड़ रहा है। छापा पड़ रहा है तो टीवी में अखबार में नोट दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती। अब मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके मैं गरीब की भलाई में लगा दूंगा, देश की भलाई में लगा दूंगा। ये सब कह रहे हैं। अगर मोदी जी ने ये पूरा वसूली का अभियान चला दिया तो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख मांगने के अलावा इन भ्रष्टाचारी परिवारवादी दलों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब इससे नाराज होकर के ये सब मोदी जी को हटाना चाहते। मैं पूरे विश्वास से आपको कह करके जा रहा हूं, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन, हम यह सीट बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हम थोड़े अंतर से हार गए। इस बार सपा बसपा का गठबंधन है क्या? हम बताओ है क्या? इस बार सपा सपा बसपा बिल्कुल सपा, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा, हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। अब मेरे मित्रों, आप सब यहां पर आए हो, 2017 से पहले अंबेडकर नगर वालों को मालूम हो, 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता? बताओ, रहता था कि नहीं रहता था? सपा की सरकार में जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताओ रहता था कि नहीं रहता? अब जब मैं कह देता हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो बहुत नाराज हो जाते हैं अखिलेश यादव जी और उनके गैंग के लोग। अभी पिछले दिनों विधानसभा में बहस चल रही थी, अखिलेश यादव जी आपा खो गए। मैंने पूछा उनसे, कुछ सवाल ही पूछा था, वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपा इतना खो गए कि संसदीय मर्यादा भूल करके वो मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में भी अपशब्द का प्रयोग करने लगे। और उनके चाचा एक हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं केशव प्रसाद मौर्य से साइकिल का पंचर बनवाऊंगा। मैंने कहा केशव प्रसाद मौर्य तुम्हारी साइकिल ही बचने नहीं देगा, तो पंचर कहां से बनवाओगे? तो इनके अपमान भरे शब्दों को, अर्थात इनकी गाली को, मैं आप सबसे ये नहीं कहूंगा कि इनकी गाली का जवाब गाली से दो। मैं आप सबको कहूंगा इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दो, कमल का फूल खिला करके दो। रितेश पांडे जी को सांसद और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके दो। दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? एक बात और ध्यान रखना, आजकल ये बड़ी अफवाह फैलाते, क्या करें, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अगर मोदी जी के नेतृत्व में 400 सांसद बन गए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कहते कि नहीं कहते? बताओ, कहते कि नहीं? जरा इनसे पूछो, ये समाजवादी पार्टी वाले जिससे गठबंधन के उनके कई प्रधानमंत्री बने हैं, समाजवादी पार्टी का तो 2024 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। उनसे पूछना कि जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार सांसद बने थे, हरिओम पांडे जी भी उस समय सांसद बने थे, मैं भी बना था। जब हम लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय मोदी जी अंदर घुसने से पहले रुक गए। जैसे हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सीधा मूर्ति के पास पहुंचते हैं क्या? पहले मंदिर की देहरी को अपने मस्तक लगाते कि नहीं लगाते? आप बताओ, आप में से बहुतों को याद होगा जब मोदी जी पहली बार संसद में प्रवेश किए तो संसद के द्वार पर माथा टेका। पत्रकारों मित्रों ने पूछा कि मोदी जी आप संसद भवन को क्यों माथा टेक रहे हो, क्या ये कोई मंदिर है? मोदी जी ने कहा, हाँ ये मंदिर है, ये मेरे भारत के मजबूत लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए मैं माथा टेक करके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। जब संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हाथ रख करके संकल्प लिया कि आज से नरेंद्र मोदी जी का एक ही धर्म ग्रंथ है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान। और नरेंद्र मोदी का एक ही संकल्प है, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी करेगा पूरा। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंच तीर्थ के रूप में ये समाजवादियों ने भी विकसित किया कि बसपाइयों ने विकसित किया कि कांग्रेसियों ने, वह भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित किया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान देने का काम करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सपा का कांग्रेस से गठबंधन, या कांग्रेस का कोई होगा नहीं। लेकिन हक को मैं बता रहा हूं, कल कन्नौज का चुनाव हो गया, अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हार चुके हैं। बड़े बौखलाए घबराए हुए। उनका साथी भी जिस दिन आपके यहां वोट पड़ने वाला, उससे पहले 20 तारीख को रायबरेली में वोट पड़ने वाला। 2017 में भी श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी ने गठबंधन किया। आप सबके आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी की साइकिल को उसी समय ठीक से पंचर कर दिया गया था। 325 विधायक जिताने का काम किया था। मैं आपको अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव जी हार रहे, रायबरेली से उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी हार रहे। तीसरी बात, इस समय समाजवादी पार्टी को जब मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, आपसे मैं सवाल करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज के 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। वो 5 लोग कौन हैं? एक श्री अखिलेश यादव जी, एक उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी, 3 उनके चचेरे भाई, एक फिरोजाबाद से, एक बदायूं से, एक आपके बगल आजमगढ़ से। एक घर के 5 लोगों को लोकसभा का टिकट दिया। अब बाकी यादव केवल समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंचर बनाने के लिए है क्या? यह समझना है, यह परिवारवादी दल, जब बगल में हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, इस बार वहां भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली तो डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी वहां मुख्यमंत्री बन गए। सबसे ज्यादा परेशानी सैफई खानदान के लोगों को हुई। अब मैं श्री अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, और वो अपने साथी राहुल गांधी जी से पूछे। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा लगाने का काम किया है। लगाया है कि नहीं लगाया है? अब इनसे पूछना, ये कभी
सरदार साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाने गए हैं क्या? गए हैं क्या? राहुल गांधी जी गए हैं क्या? अखिलेश यादव जी गए हैं क्या? इनके खानदान के लोग गए हैं क्या? क्यों नहीं गए भाई? वो तो कांग्रेस के थे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उन्होंने देश की ऐसी सेवा की थी कि भारतीय जनता पार्टी सदा से सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करती थी। जब मौका मिला तो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया में बना करके, जहां लाखों लोग प्रतिदिन जैसे अयोध्या में आते हैं वैसे वहां पर भी जाते हैं, ये क्यों नहीं गए? ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा मुझे बता दो, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, उनकी लाश तो उनका शव तो आपके घर से 500 मीटर दूर रखा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में रखा हुआ था शव। आप 500 मीटर चल करके क्यों नहीं गए थे बाबूजी को अंतिम विदा देने के लिए? क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 92 को ढह गया था। आपको वोट बैंक की चिंता थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अभी पिछले दिनों एक माफिया मुख्तार अंसारी, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पहले तो प्रचार किया भाजपा की सरकार ने उन्हें जहर देकर मार डाला, लेकिन जब रिपोर्ट आ गई तो बोलती बंद हो गई। लेकिन उस माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने कौन गया था? कौन गया था? अखिलेश यादव जी गए। श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण किसने ठुकराया? राम भक्तों पर गोली किसने चलवाया? मैं आप सबको केवल यह कहना चाहता हूं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, माफिया को मसीहा बताते हैं। और राम मंदिर जो राष्ट्र मंदिर है, समरसता के प्रतीक का मंदिर है, उस राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं। जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, उनको ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? दोनों हाथ में बताइए, ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? मौका आपके पास है। अगर आपने 2024 की लोकसभा चुनाव में रामद्रोहियों को ठुकरा दिया, पाकिस्तान के एटम बम की धमकी कांग्रेस पार्टी के नेता भारत को देते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या भारत के पास दिवाली पर छुड़ाने वाला पटाखा है क्या? अब ये भारत वो भारत नहीं, इसको धमकी दे रहे हो। आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जो रामलला का निमंत्रण ठुकराए, जो राम भक्तों पर गोली चलवाए, जिन्होंने रामलला के अस्तित्व को नकारने का काम किया, जो पाकिस्तान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं, जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम करते हैं, जो वोट जिहाद करने की लोगों मुस्लिमों से अपील करते हैं, उनको माफ करना चाहिए क्या? माफ करना चाहिए क्या? दोनों हाथ में बताओ, माफ करना चाहिए क्या? आप सब 25 तारीख को कमर खिलाइए। आप नितेश पांडे जी को सांसद और नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। आप विश्वास रखना, ये श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी जो वह हैदराबाद से चिल्लाता रहता, ये सब जय श्री राम बोलेंगे, याद रखना, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। 2014 से पहले कभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इन कंपनी, इनके गिरोह के लोगों को किसी मंदिर में जाते देखा था क्या? हाथ में बताओ, देखा था क्या किसी ने? कोई सोशल मीडिया पूरी खबर डालिए, कहीं आपको एक भी जगह जाते मिले हैं क्या? लेकिन 2014 के बाद जैसे कमल का फूल खिला, वैसे ये सब मंदिर में जाने लगे, जनेऊ दिखाने लगे, हिंदू बताने लगे। अरे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा भी उसी का हिस्सा है, इनको मुस्लिम लीग का नया अवतार कहता हूं।
इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर यह अपील करने आया हूं। आप सब मेरा बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैं आप सबसे यह अपील करने आया, 2024 का यह लोकसभा चुनाव रितेश पांडे जी का चुनाव मत समझना और रितेश पांडे जी को प्रत्याशी मत मानना। यहां प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यहां प्रत्याशी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहां प्रत्याशी यूपी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है। यहां मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व मेरे साथियों, ये ध्यान रखना, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आप सब अपने कर्तव्य का पालन करिए। ये विरोधी जितनी ताकत लगा ले, ये 4 चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, पहले में ही पस्त हो गए थे, चौथा चरण आते आते अस्त हो गए हैं। ये ध्यान रखना, इनका आता पता नहीं है। और यह भी ध्यान रखना, मोदी जी ने क्या कहा है, 10 साल में आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 4 जून 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाऊंगा। मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, आगे 5 साल इसी प्रकार मिलता रहेगा। मिलता रहना चाहिए कि नहीं मिलता रहना चाहिए? बताओ, दोनों हाथ मिला, मिलता रहना चाहिए कि नहीं मिलता रहना चाहिए? तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2-2 हजार की 3 किस्त है वो मिलती रहेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोगों को घर मिल गया, लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने उसमें भी घोटाला किया था। जब सर्वे करवाए थे, सूची चूंकि उन्हीं के समय की थी, जो गरीब आदमी था उसको अमीर दिखा दिया, जो अमीर था उसको गरीब दिखा दिया, जो सुविधा गरीब को मिलनी चाहिए तो वो अमीर को मिल गई। बताओ सही है कि नहीं सही है? लेकिन मोदी जी ने पूरा पता लगा लिया कि कितने गरीब अभी बाकी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास, शौचालय आदि आदि तमाम जो सुविधाएं हैं देना है। मोदी जी ने कहा है 4 जून 400 पार के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाना और शुरू करूंगा। जिनको नहीं मिला है उनको भी देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं? जिनके पास घर नहीं है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मोदी जी गरीबों का दर्द जानते हैं। जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो गरीबों का दर्द जान सकते हैं क्या? दोनों जान सकते हैं क्या? जाके पैर न फटी बेवाई, वह कहा जाने पीर पर आई। मेरे मोदी जी तो एक गरीब माँ बाप के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे, उनकी माँ दूसरे घर में चूल्हा चौका करके अपना परिवार चलाती थी। उनका पक्का घर नहीं था, उनके घर में शौचालय नहीं था, उनके घर में गैस और बिजली कनेक्शन नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीबी के कारण जो मेरी मां ने कष्ट सहा है, इस देश की किसी गरीब मां बहन को अब वह कष्ट मैं नहीं सहने दूंगा। यही अपराध है मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते। वो पिछड़े वर्ग से आए और पिछड़ों के लिए जितना काम 10 साल में किया तुमसे सहन नहीं हो रहा। दलितों के लिए जितना काम किया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिवासियों के लिए जितना काम किया वो तुमसे देखा नहीं जा रहा है। ये गरीब के घर में उजाला नहीं देख सकते और माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब के घर में अंधेरा नहीं देख सकते। यही अंतर है इनके और हमारे लिए। अभी विकास की झांकी मोदी जी ने कहा, अभी 10 साल जो देखा है वो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैं आप सब लोगों से यह पूछना चाहता हूं, आप बताइए विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताओ, होती है कि नहीं? और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के आती है कि हाथी में बैठ के आती है? लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं, ध्यान रखना। इसे आने वाली 25 तारीख को अपने अपने बूथ पर कमल का फूल खिलाना है, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। लोगे? दोनों हाथ में बताओ, लोगे? आप सब
इतनी जिम्मेदारी उठाइएगा। मोदी जी ने कहा है कि मैंने 370 हटा दिया। जितने भी कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग आए, उनको हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम और जय श्री राम कह दीजिएगा और उनसे ये अपील कर दीजिएगा कि हर बूथ पर जितना वोट 2019 में आपने कमल के फूल पर दिया था, उसमें 370 वोट और बढ़ा दीजिए। बढ़ा सकते हो? जो लोग बढ़ा सकते हैं जरा हाथ ऊपर करके बताओ जरा मुझे। सब लोग बढ़ा सकते हो? तब तो यहां पे लालजी वर्मा जी की जमानत जब करा दोगे, जब करा दोगे। आप सबसे अपील है, आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो जी। 2014 में सपा की सरकार थी, गुंडे, अपराधी, माफिया, पुलिस प्रशासन सब उनके साथ था। अरे तब आपने कमल खिलाया इसी अम्बेडकर नगर में मेरे भाई बहनों। अगर सपा बसपा का गठबंधन न होता तो 19 में भी खिलता, लेकिन अब सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है, सपा बसपा का भविष्य भी नहीं है। इससे 2024 में रिकॉर्ड बनाना है। मैं नारा लगाया करता हूं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। कोई योजना में भेदभाव किया है क्या मोदी जी ने? दोनों हाथ में भेदभाव किया है क्या? राशन देने में, आयुष्मान कार्ड देने में, आवास देने में, शौचालय देने में, गैस बिजली का कनेक्शन देने में, सड़क बनवाने में किसी में भेदभाव किया है क्या? अगर भेदभाव नहीं किया है तो 100 में 80 हमारा, 20 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं है? है कि नहीं है? सबके पास वोट मांगने जाओगे? और इस मंच से मैं अपील कर रहा हूं, ये आएंगे कहेंगे संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कुछ भी खतरे में नहीं है, सब मजबूत है। खतरे में अगर है तो श्री अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी बनने का खतरा है। कांग्रेस मुक्त भारत बनने का खतरा है। बसपा का बिल्कुल समाजवादी पार्टी बनने का खतरा है। ये खतरा इनके राजनीतिक अस्तित्व को है और खतरा बता दे रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को। अरे झूठो, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बन करके जनता को गुमराह करोगे। सोचते हो जनता इतनी नासमझ है क्या? न समझ है क्या? हम लोग कोई न समझ है क्या? इनकी चाल हम समझते हैं। ये किसी भी तरीके से सोचते हैं, जो जमानत में है वो सोचते हैं जेल न जाना पड़े, और जिन्होंने लूट लूट करके तिजोरियां भरी हैं वो सोचते हैं उनकी जांच रुक जाए। लेकिन मोदी जी ने भी कहा है जांच तो नहीं रुकेगी, 4 जून के बाद जांच की रफ्तार और बढ़ेगी। इसलिए बहुत बातें न करके आप सब यहां पर जितने भी लोग आए हैं सबसे इतना ही कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी बात किसी के मन में किसी प्रकार की तो जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का याद रखोगे। जिनके पास कमल का फूल है, कमल का फूल उठा के दिखाओ, जिनके पास फूल नहीं है विक्ट्री का निशान दिखाओ। सब लोग तैयार हो? इधर वाले नहीं तैयार है, छाया में गर्मी बहुत लग रही है। लेकिन गर्मी लगे, चाहे सर्दी लगे, चाहे बरसात हो, लेकिन ध्यान रखना 25 तारीख को मतदान है। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, लेकिन अपने बूथ पर जितना कमल 2019 में खिला था उसमें 370 प्लस कमल खिलाना है। खिलाओगे ना? मोदी जी ने भी कहा है, माना आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में मोदी को स्वीकार नहीं। विकसित भारत बनाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। आज गंगा सप्तमी है, उसकी शुभकामना देता हूं। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नामांकन हुआ है। सब लोग यहीं पर खड़े होकर के मोदी जी को यहीं से आशीर्वाद दीजिए। खड़े होकर के आशीर्वाद दीजिए मोदी जी को। सब लोगों का आशीर्वाद मैं बताऊंगा। मैं अम्बेडकर नगर गया था, सबने आपको आशीर्वाद भेजा है।
मोदी जी इस बार तीसरी बार बनारस से प्रधानमंत्री सांसद बनेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व में भारत का डंका बजाने का काम करेंगे। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो काशी से चुन करके जाएगा वो विश्व में तिरंगा लहराएगा, विश्व में तिरंगा लहराएगा, विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत। बैठ जाओ एक मिनट और बैठ जाओ, दो बातें और कह करके। विश्व में भारत का जो डंका बज रहा है, तमाम देश विरोधी शक्तियां उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। सारी विरोधी देश विरोधी ताकतें भी विपक्ष के साथ हैं, ध्यान रखना। उनको मालूम है अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो सारी दुनिया को भारत के पीछे खड़ा कर देंगे और भारत सबसे आगे खड़ा होगा। इसे वो सारे लोग मिलकर के चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन आप सबका एक ही प्रयास रहना चाहिए, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरा बूथ में 2019 से 370 प्लस कमल के फूल खिले हैं। जब 4 जून को वोटों की गिनती हो तो सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाए, यह अपील करके देता हूं अपनी बारी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।